तो स्टूडेंट्स, अब जो विद्युत परिपथ में अब तक जो हम स्टडी कर चुके विद्युत परिपथ में वो था विद्युत सेल से हमने स्टार्ट किया। विद्युत सेल पढ़ा, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल में संबंध, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सेलों का संयोजन स्टडी किया। फिर किरचॉफ के नियम, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सभी सर्किट की स्टडी के लिए, बेसिक टर्म्स हैं। अब उसी उसमें एक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। एक परिपथ है ये। अगर इंट्रोडक्शन इसका हम देते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो हम ये कहते हैं ये एक प्रतिरोधों का संयोजन है। एक विशिष्ट प्रतिरोधों का एक विशिष्ट प्रकार का संयोजन है जिसका उपयोग हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, कोई ऐसा प्रतिरोध जिसका मान हमें नहीं मालूम है, कोई ऐसा तार जिसका मान हमें नहीं मालूम, जिसके प्रतिरोध का मान, उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो पहला इंट्रोडक्शन इसका यही हो जाता है। अब आता है कि भाई इसे व्हीटस्टोन और सेतु क्यों कहते हैं। व्हीटस्टोन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ही ये प्रस्तुत किया गया था, उन्हीं के नाम पर इसे व्हीटस्टोन कहा गया है। सेतु क्यों कहा जाता है, इसको जब हम अभी इसकी क्रियाविधि पढ़ लें तब हम उसको समझ लेते हैं कि हाँ भाई, तब हमें समझ में आता है कि भाई इसे सेतु ब्रिज की तरह क्यों कहा जा रहा है। तो यही हो गया कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन द्वारा इसे एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया गया, जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, और उसी को हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ये एक विद्युत परिपथ है। अब इसकी रचना की, सबसे पहले इसकी रचना की बात आती है, कंस्ट्रक्शन की बात आती है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें 3 प्रतिरोध होते हैं। चार प्रतिरोध होते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं जो कि किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं के अनुदिश संलग्न हैं। 4 प्रतिरोध हैं जो कि चतुर्भुज की 4 भुजाओं के अनुदिश संलग्न हैं। एक विकर्ण में, विकर्ण के अनुदिश हम एक सेल और कुंजी K1 जोड़ देते हैं, जिससे कि परिपथ में धारा प्रवाहित कराई जा सके, और दूसरे विकर्ण के मध्य एक धारामापी और कुछ दूसरी कुंजी K2 जुड़ी होती है। धारामापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम धारा का संसूचन करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। मतलब ये धारा को डिटेक्ट करता है। इसमें संकेतक होता है। संकेतक भी जैसे नॉर्मली हमने किसी उपकरण में, जैसे स्टेबलाइजर वगैरह में वोल्टमीटर देखे होंगे, तो उसी टाइप का एक होता है, पर इसमें पॉइंटर बीच में होता है। धारा एक दिशा में बहेगी तो इधर को पॉइंटर विक्षेपित हो जाएगा, विपरीत बहेगी तो इधर विक्षेपित हो जाएगा। तो इसे ये धारा का संसूचन करता है कि धारा बह रही है कि नहीं बह रही, कम बह रही है, ज़्यादा बह रही, कम बहेगी, कम विक्षेप, ज़्यादा बहेगी, ज़्यादा विक्षेप। तो इस तरीके की प्रक्रिया है। तो ये धारामापी कहलाता है। धारा का संसूचन करता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, या उसी दिशा में है या विपरीत दिशा में है। तो ये धारामापी और कुंजी K2 जुड़े होते। ये एक सामान्य सा संयोजन है। 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की 4 भुजाओं के अनुदिश, एक विकर्ण में सेल और कुंजी K1 और दूसरे विकर्ण में धारामापी और कुंजी K2। ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अब दूसरा आता है इसका सिद्धांत। क्या प्रिंसिपल है इसका? तो बड़ा सिंपल सा है कि प्रिंसिपल देखो, जैसे यहाँ से पहले उस बात को हम समझे, धारा के एक सामान्य सी प्रक्रिया यही है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी। यहाँ पे करंट को 2 मार्ग मिल गए, इधर जाएगी, इधर जाएगी, धारा 2 भागों में बट जाएगी। यहाँ पर आएगी, फिर एक संधि मिल गया, इसे भी यहाँ आएगी, संधि मिल गई। अब ये वाली धारा डिवाइड होगी कि ये वाली धारा डिवाइड होगी, ये निर्भर करता है इनके विद्युत विभव पर। अगर इस बिंदु का विद्युत विभव ज़्यादा हुआ तो धारा इधर से इधर आएगी। मान लिया इस बिंदु का विद्युत विभव ज़्यादा है तो धारा इधर से इधर आएगी, ये धारा इधर से इधर मिलेगी, दोनों मिलके इधर चली जाएंगी।
और जो बटी हुई धारा है जो यहाँ चली थी कुछ शेष धारा इसमें आ जाएगी, दोनों मिलके इधर आ जाएंगी। जब ये दोनों धाराएं मिल रही हैं दोनों धाराएं मिल रही हैं ये, तो इस तरीके से धारा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रत्येक शाखा में धारा बहेगी, एक सामान्य बात यह है। पर एक विशेष परिस्थिति जब आ जाती है कि दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो। यदि दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न मतलब जुड़ी हुई, ये दोनों ले लें चाहे ये दोनों ले लें, दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो गई, तो इस विकर्ण में जो अभी हम समझ रहे थे कि हाँ भाई इसमें धारा, अभी हमने समझाया कि धारा इधर से इधर आएगी, इधर से इधर जाएगी, निर्भर करता है विद्युत विभव पर। परंतु यदि एक ये कंडीशन आ जाती है कि दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात इन दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोध अन्य दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो, तो इस विकर्ण में दूसरा विकर्ण कह देते हैं कि ये इसमें तो धारा बहेगी क्योंकि सेल लगा, इस विकर्ण में दूसरे विकर्ण में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख देते हैं कि Ig इक्वल्स टू 0, गैल्वेनोमीटर में करंट में 0। ये है पूरा हमारे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कि दो संलग्न भुजाओं में, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि दो संलग्न, चाहे ये दोनों ले लें और ये दोनों ले लें, चाहे ऐसे ऐसे ले लें और ये दोनों ले लें, दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, तो दूसरे विकर्ण में अर्थात धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसमें है कि अगर ये रिजल्ट हमें मालूम है तो ये रिजल्ट अपने आप ड्रॉ कर लें, कह दें हाँ भाई ऐसा होगा, और अगर ये रिजल्ट मालूम है कहीं दिया हुआ है तो हम अपने आप से ये रिजल्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है विभवमापी का व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि हम लोग सर्किट में यूज करेंगे। फिलहाल अब इसके प्रूफ की बात आती है, हम इसे प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली। तो उसके लिए हमने किसी एक चीज को लेके हमें चलना पड़ेगा। हम इसको लेके चलें और इससे प्रूफ करें, जो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, या फिर इसको लेके चलें तो इसे प्रूफ करें, तो ये हमारा सिद्धांत प्रूफ हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वेरीफाई हो जाएगा। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि Ig 0 है और तब ऐसा होगा। तो इस केस में हमने मान लिया यहाँ से धारा चली दो भागों में बट गई, इधर धारा I1 चली गई और इधर धारा I2 आ गई। I1 इसमें आई, हम मान रहे हैं कि इसमें धारा नहीं बह रही है, तो इसमें भी I1 हो गई और इसमें क्या हो गई, I2 हो गई। तो इस तरीके से ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब हम यहाँ पे किरचॉफ के नियम को यूज करेंगे। हमने ये एक बंद पास 1 मान ले रहे हैं और ये बंद पास 2 मान ले रहे हैं। तो अगर हम बंद पास इस वाले में लें, यहाँ पे कुछ नेमिंग कर दे रहे हैं हम, A, B, C, D। तो देखें बंद पास A, B, D, A में, A, B, D, A में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से करेंगे बात, जो इसमें है किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, KVL से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, सिग्मा IR इक्वल्स टू सिग्मा E, मतलब उस बंद पास में लगे सभी प्रतिरोधों और उसमें बहने वाली धारा के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त सेलों के विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें IR का चिन्ह कैसे लेते हैं, हम एक चलने की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो IR पॉजिटिव, विपरीत चल रहे हैं तो IR नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से एक दिशा निर्धारित कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा I1 R1 धारा की दिशा में पॉजिटिव, इसमें कोई धारा नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। फिर इसमें हम गए, इसमें धारा नहीं है, सॉरी, प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का तो हो सकता है, धारा नहीं है तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फिर ये हो जाएगा I2 R3,
ये लिया जाएगा नेगेटिव। तो I1 R1 पॉजिटिव हो गया प्लस I1 R1 और I2 R3 नेगेटिव हो गया माइनस I2 R3। अब इस पाश में इस केवल इस पाश की बात करेंगे तो इसी की बात होगी। इस पाश में कोई सेल नहीं लगा हुआ, सेल बाहर है, ये है पर बाहर है, इस पाश में नहीं है, तो सिग्मा ई क्या हो गया, 0 हो गया। ये टर्म इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो I1 R1 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 R3। R3 को अपॉन में ले आए तो R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 अपॉन I1। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं दूसरा बंद पास BCDB में। बंद पास BCDB में, अब इस पाश में लें, वही होगा। चलने की दिशा पहले एक निर्धारित करेंगे हम, तो इसमें हम मान ले रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। तो I1 R2 पॉजिटिव और I2 R4 नेगेटिव, और इसमें भी कोई सेल नहीं लगा हुआ, तो ये सिग्मा ई 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस I1 R2 और प्लस माइनस I2 R4 इक्वल्स टू 0। ये टर्म इधर जाएगा, तो I1 R2 तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रह गया, I2 R4 राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से R4 अपॉन में आ जाएगा, R2 अपॉन R4, और ये I1 इधर चला जाएगा, I2 अपॉन I1। ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लें, क्योंकि दोनों ही I2 अपॉन I1 के मान है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर एक व 2 की तुलना कर लें तो ये क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। तो ये आ गया R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रूफ है। यहाँ तक की ये बात होती है व्हीटस्टोन सेतु के। अब आगे की बात आती है, इसके बारे में और भी बातें हैं जो करनी होती हैं हमें। इसके बारे में क्या है वो इसमें ये जो अवस्था है व्हीटस्टोन सेतु की, जिसमें कि धारामापी में कोई धारा नहीं बह रही है, ये जो अवस्था है जिसमें कि धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इस अवस्था को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था। जिस अवस्था में ये जो Ig इक्वल्स टू 0 की अवस्था को हम कहते हैं संतुलन की अवस्था।
संतुलन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं संतुलन की। हाँ भाई, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर कहीं हमसे कहा जाता है हाँ भाई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो हम समझ जाए वहाँ IG=0 है, R1/R2=R3/R4 के, अर्थात दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। दूसरा टर्म आ जाता है AB। संतुलन की अवस्था में AB और BC ये कहलाती हैं अनुपातिक भुजाएं। अनुपातिक भुजाएं। और AD कहलाती है ज्ञात भुजा। और DC कहलाती है अज्ञात भुजा। ध्यान देना है, AB और BC को तो हम अनुपातिक भुजाएं कहते हैं, AD को हम ज्ञात भुजा कह देते हैं, और DC को हम अज्ञात भुजा कहते हैं, क्योंकि इनका अनुपात से ही काम चलता है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए, एक इनके तो अनुपात की जरूरत पड़ती है, एक की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, तो एक की वैल्यू इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे हम इस वाली उसमें लगाते हैं। ये है टर्म। तीसरा जो टर्म है वो है व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता। व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता। सेंसिटिविटी। ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी से क्या मतलब है कि प्रतिरोध, जो कोई भी उपकरण जो बनाया जाता है किसी मेजरमेंट के लिए, तो जिस मेजरमेंट के लिए वो बनाया गया है उसके छोटे छोटे चेंजेस को भी अगर वो मार्क कर लेता है, छोटे छोटे चेंजेस को भी ऑब्जर्व कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, तो उसकी सेंसिटिविटी हाई कहते हैं। तो वही यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु की भी बात है। प्रतिरोधों के अनुपात में अगर एक छोटा सा भी परिवर्तन ये डिटेक्ट कर ले, मान लिया प्रतिरोधों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात 0.2 है, इसका 0.21 है, और गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बह रही है, तो बराबर तो नहीं है, तब भी नहीं बह रही, तो हम कहेंगे कम सेंसिटिव है। और दूसरे गैल्वेनोमीटर में धारा बहने लग रही है, अगर जरा सा भी अनुपात में चेंज है तो धारामापी में धारा बहने लग रही है, तो उससे पता चल जा रहा भी चेंज है थोड़ा सा, तो उसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। तो धारामापी इसकी सेंसिटिविटी हाई किस अवस्था में होती है? सेंसिटिविटी हाई उस अवस्था में होती है जब चारों प्रतिरोध का ऑर्डर सेम होता है। चारों प्रतिरोधों की कोटि समान होने पर सुग्राहिता इसकी अधिकतम होती है। सुग्राहिता जो है वो अधिकतम होती है समान होने पर। कभी हमसे पूछा जाएगा कि इसकी सुग्राहिता सेंसिटिविटी हाई कब होगी, कि पहली बात तो सेंसिटिविटी क्या हुई, कि सेंसिटिविटी ये हुई कि सूक्ष्म परिवर्तनों को, प्रतिरोधों के अनुपात में सूक्ष्म परिवर्तनों को भी मापन की जो उसकी क्षमता है, डिटेक्ट करने की जो क्षमता है, संसूचन की जो क्षमता है, सूक्ष्म परिवर्तनों को भी संसूचित करने की जो क्षमता है, उसी को हम कहते हैं उसकी सुग्राहिता। और सुग्राहिता उस अवस्था में आएगी जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के होंगे। चारों प्रतिरोध समान कोटि का मतलब ये भी मान लिया अनुपात बराबर, तो उस समय भी हो सकता है कि ये 1 है, ये 100 है, ये 10 है और ये 1000 है, इस समय भी अनुपात बराबर आएगा। ये 1, 100 और 10 और 1000, तब भी अनुपात, इसका भी 1/100 और इसका भी 1/100, पर उस समय इसकी सुग्राहिता हाई नहीं होती है, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ उस प्रकार से हो जाता है।
तो सुग्राहिता आई तभी होगी जब ये 10 है तो ये 20 है, ये 20 है तो ये 40 है। सेम ऑर्डर क्यों सब हो तो सब 100 में हो तो सब 1000 में हो तो सब यूनिट प्लेस में हो तो सब टेंस तक के में हो, तो उसकी सुग्राहिता अधिकतम होती है। अब अगली बात आती है कि भाई हम इसकी सुग्राहिता अगर हम एक क्वेश्चन इसमें अक्सर ही देखने को मिलता है कि अगर हम धारामापी और सेल की स्थितियों को परस्पर बदल दें, धारामापी और सेल की स्थितियों को इंटरचेंज कर दें, तो क्या शून्य विक्षेप की स्थिति पर संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो, अगर हम इसको यहाँ लगा दें, इसको यहाँ लगा दें, तो बात वही हुई। एक विकर्ण के मध्य सेल जुड़ गया, इसे तो हमने बाहर से स्मारक बना दिए, बनाया जाता है क्योंकि अंदर बना देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो बात तो वही है कि अगर हमने यहाँ पे सेल जोड़ दिया तो एक विकर्ण के मध्य सेल जुड़ा है, दूसरे विकर्ण के मध्य धारामापी जुड़ा है, तो बात तो वही हुई। वो अब भी वही बात हुई। होता क्या है कि अब थोड़ा सा धारा का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। अब धारा यहाँ से चलेगी, मान लिया पहले धारा यहाँ से बट रही थी, अब धारा यहाँ से बटेगी। इधर से मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की ओर है तो यहाँ से धारा जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर आके मिलके फिर इसमें जाएगी। तो अब धारा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया तो सुग्राहिता बदल जाती है। अगर हम धारामापी और सेल की परिस्थितियों को बदल देने पर संतुलन की अवस्था पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धारामापी तथा सेल की स्थितियों को परस्पर बदलने पर संतुलन की अवस्था पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं। तो प्रभाव किस पर? सुग्राहिता पर प्रभाव पड़ता। अब बढ़ेगी घटेगी वो प्रतिरोधों पर निर्भर करता है, सुग्राहिता पर प्रभाव पड़ेगा। संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुग्राहिता पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। अब एक और बात आती है कि भाई इसमें धारा शून्य क्यों हो जाती है, इसमें धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती संतुलन की अवस्था में? संतुलन की अवस्था में क्या होता है? बिंदु B और बिंदु C के विभव बिंदु B और बिंदु D के विभव समान होते हैं। संतुलन की अवस्था में बिंदु B और बिंदु D के जो विभव होते हैं वो समान हो जाते हैं। धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है कि B और D के विभव समान हो जाते हैं, इनके बीच विभवांतर शून्य हो जाता है, जिसके कारण इस वाली शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये मुख्य बिंदु है, इस पे ध्यान देना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको याद मालूम होना चाहिए। केवल यही नहीं कि हमें प्रूफ मालूम है बस हो गया काम। तो ये भी एक है। अब इसे सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये जो है ये एक सेतु की तरह कार्य कर रहा है। पूरा परिपथ धारा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। धारा इधर से जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है। धारा को डिवाइड नहीं होने दे रहा है, एक सेतु की तरह कार्य कर रहा है। इसी मारे इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। इसी मारे सेतु वर्ड किया गया है कि धारा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दे रहा, ये दो भुजाओं के मध्य एक सेतु की तरह कार्य कर रहा है। इस मारे इसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो ये मुख्य बातें हैं व्हीटस्टोन सेतु की। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्या है व्हीटस्टोन सेतु? प्रतिरोधों का एक संयोजन, 4 प्रतिरोधों का संयोजन होता है जो कि चतुर्भुज की 4 भुजाओं के अनुदिश जो संलग्न होते हैं, जुड़े होते हैं। एक भुजा में एक विकर्ण में सेल और दूसरे विकर्ण में धारामापी है, कुंजियां भी हैं। फिलहाल उसको मेन बात यह है
क्या है सिद्धांत? यदि दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये इसका सिद्धांत है। बाकी प्रूफ की जो भी बात है, और जो मुख्य बातें क्या हुई कि मुख्य बातें इसमें ये हो गई कि इसकी जो ये भुजाएं अनुपातिक भुजाएं, ये ज्ञात और ये अज्ञात भुजा कहलाती है। सुग्राहिता इसकी कब अधिकतम होती है? जब सभी प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं, और जब भी हम जहां भी उपयोग करेंगे व्हीटस्टोन सेतु वहां पे सावधानी होती है कि चारों प्रतिरोध समान कोटि के होने चाहिए। फिर इसके बाद धारामापी की सुग्राहिता से क्या मतलब है कि छोटे से छोटे परिवर्तन को भी अगर ये डिटेक्ट कर लेता है, प्रतिरोधों के अनुपात में अगर सूक्ष्म परिवर्तन भी है और उसमें वो डिटेक्ट कर लेता है, इसकी ये मापी उसकी सुग्राहिता कहलाती है। और कब अधिकतम होती है? जब चारों प्रतिरोध समान कोटि के होते हैं। फिर अगर हम धारामापी और सेल की स्थितियों को परस्पर बदल दें तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा संतुलन की अवस्था पर? संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु सुग्राहिता परिवर्तित हो जाएगी। बढ़ेगी घटेगी वो प्रतिरोधों के अनुपात पर डिपेंड करेगा, वो पहले से नहीं बता सकते जब तक कि प्रतिरोधों के मान नहीं मालूम। फिर अगर हमसे कोई पूछता है कि भी इस अवस्था में धारा क्यों नहीं बहती संतुलन की अवस्था में? क्योंकि इस अवस्था में बिंदु और बिंदु डी के बी और डी के विभव समान हो जाते हैं। तो ये है हमारा व्हीटस्टोन सेतु।